हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो देखिए, तो हम लोग क्या देखें, इससे पहले हम लोग देखें एक ओवरव्यू देखें, डीसी मशीन का एक ओवरव्यू देखें कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तब हम लोग देख रहे हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो अगर डीसी जनरेटर को डिफाइन करने बोलेगा तो क्या बोलेंगे कि इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy। ये चीज़ पहले भी हम देख चुके हैं कि डीसी जनरेटर क्या है। वैसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी जनरेटर जो वर्किंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डीसी जनरेटर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे बात करता है। अब ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो जब हम लोग को बेसिक बता रहे थे, बेसिक मैग्नेटिज्म, तो हम बताए थे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। हम आपको वहाँ बताए थे कि किसी भी कंडक्टर या कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए तीन चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंडक्टर या कॉइल होना चाहिए, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, उसके बाद दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग देखे थे कि अगर कॉइल या कंडक्टर स्थिर रहता है, कॉइल या कंडक्टर स्थिर रहता है और फ्लक्स यानी फील्ड समय के साथ वेरी करता है, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि कॉइल और कंडक्टर क्या था, कॉइल या कंडक्टर क्या था, स्टैटिक था। लेकिन जब कॉइल या कंडक्टर मूव करे या रोटेट करे और उस कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी यहाँ जो आपका फील्ड रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा और जो कंडक्टर या कॉइल है ये आपका मूव करेगा। यानी ये मूव करके कॉइल को कट करेगा, फील्ड को कट करेगा। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और कॉइल या कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोल सकते हैं कि डीसी जनरेटर वर्क ऑन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक बता दिए कि इसमें कंडक्टर या कॉइल मूव करेगा और फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा या स्टैटिक रहेगा, या बोल सकते हैं टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। तब हम लोग देखते हैं इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इसका प्रोसेस को हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे समझिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों के बीच एक कॉइल हम लोग रख दिए, कॉइल ABCD रख दिए हैं। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन हम लोग किससे निकालेंगे। तो जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बोलता है कि 3 अंगुली, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, यानी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, तीनों को परस्पर इस तरह से हम लोग फैलाएंगे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो उसमें जो आपका तर्जनी होना चाहिए वो फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए और अंगूठा जो होना चाहिए वो मोशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये अंगुली यानी मध्यमा यानी मिडिल फिंगर जो देगा वो आपका डायरेक्शन देगा। तो देखिए, ये है ABCD। तो देखिए इस तरह से रखा हुआ है, तो ये A है, BCD। तो इसको देखिए, हम लोग इसको उठा करके इसको इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर रहे हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है, तो फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से फील्ड इमिट करता है और साउथ में इंटर करता है, तो नॉर्थ से साउथ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कॉइल मूव करेगा, तो देखिए कॉइल इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले CD के लिए देखते हैं। CD के लिए देखेंगे तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये देखिए तो जब इस तरह से मूव करेगा तो CD वाला जो ये CD जो है ऊपर जाएगा, तो देखिए तो ये ऊपर हो गया। अब देखिए इस अंगुली का डायरेक्शन देखिए, इस अंगुली का डायरेक्शन देखिए, इसको इस तरह से करेंगे तो ये अंदर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर, यानी देखिए तो यहाँ अंदर की ओर, तो यानी D से C की ओर, अंदर की ओर यानी D से C की ओर। तो देखिए इसमें डायरेक्शन हो जाएगा D से C की ओर। अब देखिए AB में देखते हैं, तो AB में फील्ड का डायरेक्शन तो वही है, बदला क्या है, बदल सिर्फ गया है आपका
आपका मोशन का डायरेक्शन बदल गया। देखिए इस तरह से जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये पार्ट सी डी वाला पार्ट ऊपर जा रहा है तो ए बी वाला पार्ट नीचे आ रहा है। यानी फील्ड का डायरेक्शन वही है, लेकिन रोटेशन का यानी मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी नीचे जाएगा। देखिए तो नीचे जाएगा तो ये उंगली किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर हम इस तरह से रखें तो बाहर की ओर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए से बी की ओर। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर। इसमें डायरेक्शन हो गया ए से बी की ओर। अब देखिए यहाँ से इस तरह से ये गया डी से सी की ओर और ये ए से बी की ओर। तो देखिए तो इसमें जो करंट होगा लोड में आपका वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। यहाँ हम पी और क्यू मान लेते हैं, यानी पी से क्यू की ओर। अब देखिए जब इस तरह से ये घूम गया, जैसे देखिए ये ए था, बी था, सी था, डी था। अब ये हाफ साइकिल घूम गया, यहाँ से इसको घुमाया तो ये हाफ साइकिल पूरा कर लिया अपना। अब जब हाफ साइकिल पूरा कर लिया तो जो ए बी उस तरह था, ए बी जो इस तरफ था वो ए बी किस तरफ आ जाएगा, वो ए बी इस तरफ आ जाएगा। देखिए ए बी जो इस तरफ था तो हाफ साइकिल पूरा करने के बाद ए बी इस तरफ आ जाएगा और सी डी इस तरफ चला जाएगा। देखिए ए बी को हम लोग इस तरह से अभी दिखा दिए और सी डी को इस तरफ दिखा दिए। तो जब अब की ए बी इस तरफ आ जाएगा तो ए बी में जो इस बार ई एफ इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन तो वही है। अब ए बी का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए पहले ए बी इस डायरेक्शन में था तो इस तरह से हम लोग घुमा रहे थे तो ए बी नीचे जा रहा था, लेकिन हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, ए बी ऊपर जाएगा। क्या होगा, ए बी ऊपर जाएगा। तो अब ए बी में निकालेंगे मतलब ई एफ का डायरेक्शन निकालेंगे, ई एफ इंड्यूस्ड का या करंट का डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए इस तरह से फील्ड हो गया। अब ए बी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखिए ए बी ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर यानी बी से ए की ओर। क्या होगा, बी से ए की ओर। तो देखिए इस कॉइल को हम लोग फिर से बना देते हैं, दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बना देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग देख रहे हैं कि ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। देखिए तो अभी तुरंत हम निकालें इसमें करंट का डायरेक्शन, तो क्या देखें कि अब आ रहा है इसमें बी से ए की ओर। अब सी डी देखिए तो सी डी उस तरफ चला गया है इस कंडीशन में, तो सी डी उस तरफ चला गया है तो अब सी डी नीचे आएगा। तो सी डी नीचे आएगा तो देखिए तो फील्ड का डायरेक्शन तो वही रहेगा। अब सी डी नीचे आ रहा है, सी डी नीचे आ रहा है यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी से डी की ओर। देखिए तो सी से डी की ओर इस तरफ, यानी सी से डी की ओर। देखिए सी से डी की ओर। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या देखें कि ए बी में जो करंट का डायरेक्शन था वो ए से बी की ओर था और सी डी में डी से सी की ओर था। लेकिन इस केस में हम लोग जब देखें सेकंड हाफ साइकिल में तो उसमें क्या देखें कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी बी से ए की ओर हो गया। पहले क्या था, ए से बी, अब क्या हो गया, बी से ए। और इस कॉइल में यानी इस कंडक्टर में, सी डी कंडक्टर में सी से डी की ओर हो गया। पहले क्या था, डी से सी की ओर। तो यहाँ से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे पहुँचते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है उसका कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा एसी होता है। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि लोड में क्या करंट जा रहा है। तो देखिए ए बी, यानी इसको हम लोग ए बी से दिखा देते हैं। देखिए ए बी और यहाँ पे आ गया सी और यहाँ पे आ गया डी। तो देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग देखें कि पी से क्यू की ओर गया है। फर्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग देख रहे हैं कि लोड में करंट गया है पी से क्यू की ओर। अब सेकेंड हाफ साइकिल में जब ये वाला कॉइल ए बी हो गया और ये वाला कॉइल सी डी हो गया तब देखते हैं करंट का डायरेक्शन। तो देखिए ए से बी की ओर और सी से डी की ओर, और यहाँ से पूरा करेगा ये अपना पाथ। तो दोबारा यानी सेकेंड हाफ साइकिल में भी हम लोग देख रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन यानी एक्सटर्नल सर्किट में, यानी बोल सकते हैं लोड में कहाँ जा रहा है, पी से क्यू की ओर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, यहाँ से हम लोग देखें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हम माने थे। देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग इसको ए माने थे और इसको बी माने थे और इसको क्या माने थे, इसको सी माने थे और इसको डी माने थे। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हम लोग क्या देखें, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या था, करंट का डायरेक्शन था, देखिए अगर इसको ए मान रहे हैं इसको बी मान रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन था ए से बी। करंट का डायरेक्शन क्या था, ए से बी। सेकेंड हाफ साइकिल में ए से ए बी क्या हो गया, सेकेंड हाफ साइकिल में ए हो गया और बी ए हो गया हाफ साइकिल पलटने के बाद। तो सेकेंड हाफ साइकिल में हम लोग क्या देखें कि करंट का डायरेक्शन हो गया बी से ए, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, बी से ए। इसी तरह से सी डी कंडक्टर में भी देखें
कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट का डायरेक्शन था उसका अपोजिट हो गया सेकंड हाफ साइकिल में। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ क्या देखें कि जो आउटपुट में यानी लोड में या बोल सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा P से Q की ओर यानी यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो कर रहा है, या बोल सकते हैं इसी को DC करंट फ्लो कर रहा है। तो DC जनरेटर में हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में और सेकेंड हाफ साइकिल में उसके कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो बदलता है। यानी इसको दूसरे शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि जनरेटर के कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, AC नेचर का EMF इंड्यूस होता है कॉइल में। DC जनरेटर के कॉइल में AC नेचर का EMF इंड्यूस होता है, लेकिन एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल सर्किट में या लोड में जो करंट फ्लो करता है उसका नेचर क्या होता है, DC। तो एक बहुत कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि DC जनरेटर के केस में उसके कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, तो उसका नेचर होता है AC। जैसे ही बोलता है कि DC जनरेटर में जो ये उसके कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत से लोग मार देते हैं DC, क्योंकि DC जनरेटर है तो हो सकता है थोड़ा सा सुन करके ऐसा लगता है कि DC जनरेटर है तो इसका कॉइल में EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो DC नेचर का होगा, लेकिन नहीं, उसके कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस होता है वो AC नेचर का होता है, लेकिन बाहर जो लोड में करंट फ्लो करता है वो किस नेचर का होता है, वो DC नेचर का होता है। यानी कॉइल के अंदर में AC प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रश लगाए हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पे ब्रश लगाए हुए हैं, और यहाँ पे बीच में इंसुलेशन दिया हुआ है, माइका का इंसुलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये गोल देख रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग कम्यूटेटर के सहायता से जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, DC बना देते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेवफॉर्म ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल, यानी जो कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसका वेवफॉर्म देखते हैं। तो जो कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होता है उसका वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, यानी सिनुसॉइडल नेचर का होता है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखिए, यह है π/2 और यह है पाई और यह है 3π/2 और यह है 2π। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, पाई यानी 180 डिग्री, या बोल सकते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के बाद क्या देख रहे हैं कि जो इसमें कंडक्टर में जो कंडक्टर या कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा था उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ भी सेम चीज़ दिखा रहे हैं। ये चीज़ हम वहाँ भी बताए थे कि हाफ साइकिल के बाद इसका जो करंट का डायरेक्शन होता है या EMF इंड्यूस्ड का डायरेक्शन होता है वो हाफ साइकिल के बाद बदल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या मान के चले थे, इसमें हम लोग ये चीज़ मान के चले थे कि ये 2 पोल का जनरेटर है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल था। तो ये 2 पोल जनरेटर के लिए है, 2 पोल जनरेटर के लिए है। अगर यही 4 पोल जनरेटर रहता तो क्या होता, 4 पोल जनरेटर रहता तो क्या होता। तो देखिए, एक फार्मूला आप याद रखिएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल, ये ओमेगा टी को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा टी थीटा को ही दिखा रहा है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल जो होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल, उसको हम लोग लिखते हैं थीटा मैकेनिकल इंटू P/2। एंड जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो थीटा मैकेनिकल में आप गुना कर दीजिएगा P/2 से, तो आपको थीटा इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो 2 पोल के लिए हम लोग निकाले थे, तो 2 पोल के लिए यहाँ P की जगह पर 2 रखिएगा, तो थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल आपका बराबर हो जाएगा, यानी दोनों 360 या 2π होगा। लेकिन वही हम इसके लिए 4 पोल के लिए निकालेंगे तो थीटा इलेक्ट्रिकल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल हमारा हो जाएगा उस कंडीशन में, यहाँ 4 पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। अब जब हम एक साइकिल पूरा रोटेट करेंगे तो थीटा मैकेनिकल कितना आता है, एक साइकिल आप पूरा रोटेट करते हैं तो 360 यानी 2π आता है। तो वो थीटा इलेक्ट्रिकल उस केस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2π यानी 4π। क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है थीटा मैकेनिकल इंटू P/2। तो अगर आप 4 पोल जनरेटर ले रहे हैं, 4 पोल का जनरेटर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो थीटा इलेक्ट्रिकल आ जाएगा वो 4π आ जाएगा, यानी दुगना आ जाएगा। यहाँ 4 रखिएगा तो 4/2 यानी 2 इंटू थीटा मैकेनिकल यानी 4π आ जाएगा। तो इस कंडीशन में
4 पोल जनरेटर के केस में आप ई एफ इंड्यूस निकालिएगा, ई एफ इंड्यूस निकालिएगा, ये ई है और ये ओमेगा टी या थीटा है। तो इस कंडीशन में जो आपका 1 साइकिल के लिए यानी 4 पोल जनरेटर के लिए अगर हम देखें तो उसमें जो ई एफ इंड्यूस होगा उसका आप वेवफॉर्म देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो ई एफ इंड्यूस हो रहा है वो अपना 2 साइकिल पूरा कर रहा है। एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक होगा ना 0 से 2 पाई के बीच। देखिए इसमें थीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग 4 पोल जनरेटर लिए तो उस केस में क्या देखें कि जो ई एफ इंड्यूस्ड हो रहा था वो अपना 2 साइकिल पूरा कर ले रहा था। कितना साइकिल? 2 साइकिल पूरा कर ले रहा था। अगर इसी तरह से हम 6 पोल के लिए देखते तो 3 साइकिल पूरा कर रहे थे। अगर इसी तरह से अगर हम 6 पोल के लिए देखते, 6 पोल जनरेटर के लिए, तो उसमें 3 साइकिल पूरा कर लेता। यानी जब 2 पोल के लिए देखे तो 1 साइकिल पूरा किया, 4 पोल जनरेटर के लिए देखे तो 3 साइकिल पूरा किया, 6 पोल जनरेटर के लिए देखेंगे तो 3 साइकिल पूरा करेगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें पी पोल के लिए तो बोल सकते हैं कि P/2 साइकिल पूरा करेगा, P/2 साइकिल पूरा करेगा। 6 पोल के लिए 3 साइकिल, 4 पोल के लिए 2 साइकिल। तो इसीलिए पी पोल के लिए कितना साइकिल होगा? P/2 साइकिल होगा। अब हम लोग निकालते हैं जो ई एफ इंड्यूस्ड होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। क्या निकाल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखिए पी पोल के लिए P/2 साइकिल आया है निकल करके, यानी पी पोल का जनरेटर रहेगा। तो उस केस में जो कॉइल में ई एफ इंड्यूस्ड होगा वो एक चक्कर में, यानी कॉइल जब थीटा मैकेनिकल यानी एक चक्कर 360 घूमेगा तो उस कंडीशन में जो ई एफ इंड्यूस्ड होगा वो P/2 साइकिल पूरा कर लेगा। अब हम लोग निकालते हैं कि जो कॉइल में ई एफ इंड्यूस्ड हुआ उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हम क्या बोले थे कि पी पोल के लिए जब हम लोग निकाले थे तो P/2 साइकिल पूरा किया था। तो हम बोल रहे हैं कि एक जनरेटर है जो n RPM से मूव कर रहा है, n RPM से मूव कर रहा है, और उसमें नंबर ऑफ पोल कितना है? नंबर ऑफ पोल P है, नंबर ऑफ पोल P है, और n RPM से मूव कर रहा है। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना बार रोटेट किया, कितना चक्कर पूरा किया। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 मिनट में कितना रोटेशन पूरा किया, यानी n RPM से घूम रहा है, यानी 60 सेकेंड में ये n RPM घूम गया, n चक्कर घूम गया, n रेवोल्यूशन घूम गया, बोल सकते हैं n रेवोल्यूशन घूम गया, n रेवोल्यूशन घूम गया। अगर इसी को हम 1 सेकेंड में निकालना चाहें तो 1 सेकेंड में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड में कितना घुमाइए? 1 सेकेंड में घूमेगा n/60 रिवोल्यूशन। 1 मिनट में या 60 सेकेंड में n रेवोल्यूशन घूमा तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? n/60 रेवोल्यूशन घूमेगा। अब हम लोग जानते थे कि जब एक चक्कर घूमता था, 1 रेवोल्यूशन घूमता था और पी पोल का जनरेटर रहता था तो P/2 साइकिल पूरा करता था। तो वही अगर n/60 रेवोल्यूशन घूम रहा है, n/60 रेवोल्यूशन घूम रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल जो ई एफ इंड्यूस्ड होगा उस कितना साइकिल होगा? देखिए तो 1 रेवोल्यूशन जब घूमता था तो P/2 साइकिल होता था, 1 रेवोल्यूशन जब घूमता था तो P/2 साइकिल होता था। तो अगर n/60 रेवोल्यूशन घूम रहा है तो इस कंडीशन में कितना साइकिल होगा? n/60 इंटू P/2। क्या बोल रहे हैं कि जब 1 रेवोल्यूशन घूम रहा था, 1 रेवोल्यूशन घूम रहा था पी पोल का जनरेटर, तो उस केस में P/2 साइकिल प्रोड्यूस हो रहा था, यानी इंड्यूस हो रहा था ये आपका। अगर n/60 रेवोल्यूशन घूमेगा, इतना चक्कर घूमेगा, तो उस कंडीशन में जो ये इंड्यूस्ड होगा उसका कितना साइकिल होगा? n/60 इंटू P/2 होगा। तो जो n/60 इंटू P/2 है ये कितना देर में इतना साइकिल हुआ? तो 1 सेकेंड में, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना चक्कर घुमा, 1 सेकेंड में इतना चक्कर घुमा और इतना चक्कर घूमने से इतना साइकिल ई एफ इंड्यूस्ड हुआ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड ये साइकिल ऑफ नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ई एफ इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n/60 इंटू P/2 यानी NP/120।
एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ साइकिल पूरा करेगा, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कितना नंबर ऑफ साइकिल पूरा कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल पूरा करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एन पी बाई 120, एन पी बाई 120। तो ये चीज़ आपको जब एसी मोटर जनरेटर पढ़िएगा तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एन पी बाई 120। देखिए क्या हम लोग बोले, सबसे पहले बोले कि अगर हम कोई जनरेटर ले रहे हैं जो एन आरपीएम से मूव कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ पोल पी है, तो एन आरपीएम से मूव कर रहा है, यानी एक मिनट में एन रिवोल्यूशन मूव कर रहा है, रोटेशन पर मिनट। तो देखिए 60 मिनट में एन रिवोल्यूशन मूव कर रहा है, तो 60 सेकेंड में, तो एक सेकेंड में एन बाई 60। अब हम लोग देखे थे कि जब एक रिवोल्यूशन मूव करता है, पी पोल का जनरेटर रहता है, तो पी बाई 2 साइकिल उसका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका पी बाई 2 साइकिल होता है। तो एन बाई 60 रिवोल्यूशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, एन बाई 60 इंटू पी बाई 2। हम लोग देख रहे हैं कि एन बाई 60 कितना देर में मूव कर रहा है, एक सेकेंड में। तो एक सेकेंड में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इतना साइकिल पूरा करेगा, एन पी बाई 120। अब जो एक सेकेंड में पूरा करता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, एन पी बाई 120। ड्राइव करके हम लोग लाए हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, एन पी बाई 120। यहाँ से आप लोग दो चीज़ याद रखिएगा, एफ इक्वल टू एन पी बाई 120, और दूसरा याद रखिएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल इंटू पी बाई 2। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू थीटा मैकेनिकल इंटू पी बाई 2, यानी थीटा इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक ही केस में बराबर होगा जब नंबर ऑफ पोल 2 होगा। अब जब भी 2 से अधिक पोल होगा तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपका ज़्यादा ही होगा थीटा मैकेनिकल से। आई होप अभी तक जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर।